नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि फ़िज़िक्स का जो IMU CET का पेपर था 2024 का यानी 2024 का, अब आज हम लोग उसकी एनालिसिस करने वाले हैं और ये एनालिसिस बहुत ही अच्छी एनालिसिस होने वाली है। और ये जो पेपर है ये इतना आसान पेपर नहीं था जैसा इसके पहले आता था। इसके पहले के 2 साल के पेपर की एनालिसिस भी आप जाकर के देख सकते हो, अपनी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। लेकिन उनमें 12th क्लास का सिलेबस जनरली ज़्यादा आया करता था और 12th में भी 50 में से जो 30-40 क्वेश्चन थे वो आ जाते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी से, जो कि बड़ा ही अनबैलेंस था। लेकिन इस बार का जो पेपर बना है वो काफ़ी बैलेंस पेपर है। 11th और 12th दोनों के ही टॉपिक्स हैं उसमें। तो अब हम देखते हैं एक एक करके कि कौन से टॉपिक से क्या क्या आया है। सबसे पहले देखो 11th क्लास का टॉपिक है काइनेमेटिक्स और काइनेमेटिक्स से हमारे पास 4 क्वेश्चन आए हैं। जो इक्वेशन बेस्ड न्यूमेरिकल होता है ना, इक्वेशंस आपने देखी होंगी, S = UT + ½ AT², एक क्वेश्चन उसके जैसा है। दूसरा प्रोजेक्टाइल मोशन का है जिसमें मैक्सिमम हाइट और रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। फिर इसके बाद परपेंडिकुलर वेक्टर्स का एक क्वेश्चन है कि अगर 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करो, ऐसा कुछ था। और एक डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन, आपने देखा होगा ना कि वेलोसिटी निकालनी है तो ds/dt करते हैं, एक्सेलरेशन निकालना है तो d2s/dt करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन वाला न्यूमेरिकल। तो ये क्वेश्चन है। आप देखो इनमें जितने भी है ना ये सब न्यूमेरिकल ही है। पहले क्या होता था कि 50 में से 35 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन ऐसे होते थे या 25 से 30 क्वेश्चन आपको थ्योरी बेस मिल जाते थे कि एकदम बिल्कुल फॉर्मूला बेस है, बिल्कुल थ्योरी बेस है। लेकिन इस बार न्यूमेरिकल बहुत है। वर्क पावर एनर्जी में देखो, अब जैसे ये क्वेश्चन है इम्पैक्ट ग्राफ, तो इम्पैक्ट ग्राफ वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मतलब ये फॉर्मूला बेस है कि फोर्स और टाइम का ग्राफ बनाया तो बताओ उसमें क्या आएगा। तो वो वाला क्वेश्चन हो गया, एरिया अंडर द कर्व। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है, ठीक है। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, ये तो आपको पता ही है कि ये 0 होता है। तो इस तरह ये क्वेश्चन देखो, 3 क्वेश्चन आपको एकदम आसान मिल गए। फिर यहाँ पे जब आओगे ना मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, जहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ते हैं, ठीक है, बल्क मॉड्यूलस पढ़ते हैं, वहाँ पे भी इन्होंने कोई थ्योरी बेस नहीं, यहाँ पे इन्होंने स्ट्रेन के ऊपर न्यूमेरिकल पूछा है कि कॉपर वायर होगा तो इसमें इतना स्ट्रेन होगा, उसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछा है। फ्लूइड मैकेनिक्स में तो ये क्वेश्चन देखो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का क्वेश्चन है जिसमें सूडो फोर्स का कंसेप्ट लग रहा है कि हम उसको किसी एक्सेलरेशन से लेकर के जा रहे हैं तो बताओ वो कितना नीचे जाएगा। ये सूडो फोर्स वाला कंसेप्ट है, ठीक है। इसके बाद डेंसिटी ऑफ मिक्सचर वाले न्यूमेरिकल है कि 3 लिक्विड हैं, इनकी इतनी इतनी डेंसिटी है, इनको मिलाया गया तो बताओ क्या डेंसिटी आएगी। कैपिलरी बेस्ड न्यूमेरिकल है। विस्कोसिटी का बेसिक क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा। इनमें से कई सारे क्वेश्चन मैं यूट्यूब की पोस्ट में डालते रहता हूँ, जो इजी क्वेश्चंस होते हैं, आप उनको जाकर के, जो लिखने में भी इजी हो, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि वहाँ लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना, सारी चीज़ें नहीं डाली जा सकती। तो जो ईजिली लिखा जा सकता है वो मैं वहाँ डालते रहता हूँ। आप वो पोस्ट हमेशा चेक करते रहा करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी न किसी कंपनी में पूछे गए या IMU में पूछे गए। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने वहाँ डाला है। सरफेस टेंशन के ऊपर एक न्यूमेरिकल है भाई, सरफेस टेंशन के ऊपर, और अच्छा न्यूमेरिकल है। एक ड्रॉपलेट कई सारी ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो रही है तो बताओ, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर काइनेटिक थ्योरी पे बेस्ड 2 न्यूमेरिकल हैं जो चार्ल्स लॉ के हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा, ये होगा, वो उस पे बेस्ड 2 न्यूमेरिकल हैं। फिर इसके बाद आते हैं थर्मोडायनेमिक्स पे। थर्मोडायनेमिक्स में आइसोथर्मल, ये गलत लिख दिया मैंने, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस पे बेस्ड, कि एक प्रोसेस, पहले एक गैस है उसको पहले हम आइसोथर्मली लेके गए, फिर एडियाबैटिक लेके गए, फिर बताओ फाइनल चीज़ें क्या आएंगी, ऐसा एक न्यूमेरिकल है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का न्यूमेरिकल है। कार्नोट इंजन के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल है और इंटरनल एनर्जी के ऊपर बेस्ड एक सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन देख रहे हो, 4 में से 3 न्यूमेरिकल है। फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन में जाएंगे, टाइम पीरियड जो होता है ना, स्प्रिंग पेंडुलम का टाइम पीरियड, उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल है। फिर स्प्रिंग बेस्ड न्यूमेरिकल एक सेपरेट है ही है, और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी बेस्ड न्यूमेरिकल है कि इतना डिस्प्लेसमेंट है तो इतनी वेलोसिटी है, इतना डिस्प्लेसमेंट है तो कितनी वेलोसिटी होगी। इस तरीके का एक न्यूमेरिकल है। मतलब आप ये समझ के चलो कि फॉर्मूले आपको ढंग से करने हैं और बेसिक न्यूमेरिकल जितने भी हैं वो खत्म करने ही करने हैं। फिर वेव में जाएंगे तो स्ट्रिंग वेव से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है और एक प्रोग्रेसिव वेव से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। यहाँ पे भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछे गए, यहाँ पे भी 2 न्यूमेरिकल है। देन साउंड में जाओगे तो बीट्स वाला न्यूमेरिकल है, वेलोसिटी ऑफ साउंड वाला न्यूमेरिकल है, और फिर डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड एक सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। सॉरी, वेलोसिटी ऑफ साउंड वाला भी सिंपल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल नहीं था। ये बस ये देख रहे थे कि वेलोसिटी ऑफ साउंड को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं।
ग्रेविटेशन में न्यूमेरिकल है केपलर थर्ड लॉ वाला और अच्छी कैलकुलेशन वाला न्यूमेरिकल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाओगे तो यहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड दो न्यूमेरिकल है, दोनों ही न्यूमेरिकल है, डाइपोल से रिलेटेड दोनों ही न्यूमेरिकल है, ठीक है। रेजिस्टेंस बेस्ड न्यूमेरिकल है कि एक वायर है, उसकी लेंथ को हम या उसको खींच के हम इतना कर देंगे तो बताओ रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इस तरीके का न्यूमेरिकल है। गॉसियन सरफेस का एक न्यूमेरिकल है। आप देख रहे हो नंबर ऑफ न्यूमेरिकल कितने ज्यादा है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जाओगे तो केवीएल वाला है। अच्छा, मेरे ख्याल से रेजिस्टेंस बेस्ड न्यूमेरिकल जो है वो एक्चुअली हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में डालना चाहिए था, गलती से मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाल दिया। केवीएल वाला न्यूमेरिकल है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ वाला कि दो सेल लगाए हैं, ये रेजिस्टेंस है तो बताओ इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, इस तरीके का है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में जाओगे तो लॉन्ग वायर से इतनी डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ट्रिजेक्ट्री जो होती है ना कि मूविंग चार्ज जो है अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो उसकी ट्रिजेक्ट्री क्या होगी, जनरली वो सर्कल बनता है उसकी रेडियस क्या होगी, उस पे बेस दो न्यूमेरिकल है और सोलेनॉइड का एक न्यूमेरिकल है, ठीक है। फिर यहाँ पे EMI और AC का ये हाफ वेव रेक्टिफायर का भी एक न्यूमेरिकल है। ऑप्टिक्स में जाओगे तो कॉम्बिनेशन बेस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का न्यूमेरिकल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है, ठीक है, मिनिमम डिविएशन ऑफ प्रिज्म है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम ही पूछ लिया था डायरेक्टली उन्होंने, ये तो न्यूमेरिकल नहीं है लेकिन ये न्यूमेरिकल है। कर्व्ड मिरर के मैग्निफिकेशन, ये न्यूमेरिकल तो नहीं है लेकिन हाँ मतलब है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। स्नेल्स लॉ से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, क्रिटिकल एंगल से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है। अगेन आपने देखा होगा कितने सारे न्यूमेरिकल। वेव ऑप्टिक्स में डिफ्रैक्शन का भी न्यूमेरिकल और YDSE यानी कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का भी न्यूमेरिकल है। फिर इसके बाद आते हैं मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, ये PEL लिख दिया मैंने गलती से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक सिंपल क्वेश्चन है। हाफ लाइफ का न्यूमेरिकल है। LED का क्वेश्चन मैंने अभी कल ही परसों डाला था, वो आप देख चुके होंगे, अभी तक नहीं देखा होगा तो पोस्ट में जाकर के देखो, मिल जाएगा। और एटॉमिक स्ट्रक्चर बेस्ड जो वो होती है ना कि ऑर्बिट्स और शेल्स बनी होती हैं, उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है। तो अगर इस बार के पेपर को ढंग से देखा जाए तो देखो 11th के कितने टॉपिक यूज हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 टॉपिक है 11th क्लास के और उनसे इतने क्वेश्चन आए हैं। और 12th का देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है, 7 टॉपिक है लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां पे ज्यादा है। तो आप एक बार, मैंने पूरा का पूरा आपको दिखा दिया, या चलो क्वेश्चन भी काउंट कर लेते हैं। तो 11 से 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर उसके बाद 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, then 20 21 22 23 24 25 26 27 28 क्वेश्चन आउट ऑफ 50, 28 क्वेश्चन 11th से आए इस बार और 12th से 22 क्वेश्चन आए हैं। पहले क्या हो रहा था, पहले जब IMU CT के जो पेपर बन रहे थे, जो IMU द्वारा बनाए जा रहे थे, उनमें 12th के ही मैक्सिमम क्वेश्चन होते थे और वो भी 1 या 2 टॉपिक से। इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी एजेंसी को शायद पेपर दिया गया था जिसकी वजह से काफी बैलेंस पेपर है। और दूसरी सबसे अच्छी बात है कि इसमें न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल। और जो लोग ये सब बकवास करते रहते हैं ना कि अरे पेपर बहुत आसान आता है, पेपर बहुत आसान आता है, पेपर बहुत आसान आता है, भाई देखो हो सकता है कि पेपर आसान आता हो, फिलहाल ये वाला पेपर जो है ये पिछले वाले पेपरों से बहुत डिफिकल्ट है। जो पिछले 3-4 साल से मैं पेपर करवा रहा हूं उनके कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो ये पेपर डिफिकल्ट है, पहली बात। दूसरी बात, एज अ टीचर अगर आप मुझे पूछोगे कि पेपर आसान है डिफिकल्ट है, मुझे ये अभी भी आसान ही लग रहा है एज अ टीचर। क्यों लग रहा है? क्योंकि इनमें से मैक्सिमम चीजें फॉर्मूला बेस्ड है। लेकिन जो बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि बच्चे फॉर्मूला रिवाइज करके नहीं जाते हैं, वहां पर जाकर के मैक्सिमम फॉर्मूला उनके दिमाग से निकला हुआ होता है। अब जैसे ये है कि बीट्स का क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ साउंड, अगर अब ये सारे फॉर्मूले आपको पता है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो पेपर आसान है, आपको तो बस वहां कैलकुलेशन करनी है। तो पहली चीज तो आपके दिमाग में फॉर्मूला होना चाहिए, सारा का सारा फॉर्मूला। दूसरी बात, जब आप एग्जाम लिखने जा रहे हो आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। ये 3 चीजों पे फोकस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जब ये तीनों चीजों पे अगर आप फोकस कर लोगे तो फिर पेपर आपके लिए आसान है। लेकिन आप खुद सोच करके देखो कि ये तीनों पेपर पे फोकस, मैं बता रहा हूं, मैं जितने भी बच्चों को पढ़ाता हूं, चाहे वो यूट्यूब के हो या ऑनलाइन क्लासेस के हो या ऑफलाइन क्लासेस के हो, 10% बच्चे होते हैं जो तीनों चीजों पे कमांड रखते हैं, बाकी नहीं होते, मैंने नहीं देखे, ठीक है। तो मेरा कहना यह है कि अगर आप घर पे प्रिपरेशन कर रहे हो तो
जान लगा करके प्रिपरेशन करना। मैंने अब जैसे मेरे से बच्चे बोलते हैं सर टाइम मैनेजमेंट का वीडियो बनाओ, टाइम मैनेजमेंट का वीडियो बनाओ। कल मैंने टाइम मैनेजमेंट का वीडियो डाला है, उसको कोई देख ही नहीं रहा है। बोलेंगे सर स्टडी मैनेजमेंट का वीडियो बनाओ, वो मैंने कुछ दिन पहले डाला, उसको कोई देख ही नहीं रहा। मतलब के वीडियो नहीं देखना है। कॉन्ट्रोवर्शियल वीडियो को अगर कोई डाल दूंगा तो वो सब देखना शुरू कर दोगे। भाई इन सब चीज़ों से अपना टाइम हटाओ, कंट्रोवर्सी से अपना टाइम बचाओ और यहाँ पे फोकस करो। ये है इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। 11th और 12th ढंग से प्रिपेयर करके जाना। सारे फॉर्मूले आपके माइंड में होने चाहिए, एप्लीकेशन आपके माइंड में होने चाहिए और प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो, ठीक है। कई अच्छी अच्छी बुक्स आती हैं, एस.एल. अरोड़ा है, कुमार मित्तल है, इन सब बुक्स को उठा करके इनके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो। बेसिक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लो यार। अगर उतना भी कर लोगे, जो फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, लेंथी न्यूमेरिकल नहीं करो, छोटे छोटे भी कर लोगे, उतना भी काफ़ी है। तो आप कम से कम 50 में से 30 क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। तो ये था सब कुछ इसके बारे में। इसके अलावा अगर आपको और कोई डाउट आता है तो भाई आप कमेंट सेक्शन में आकर के पूछो। कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर इस बैच की फ़ीस कितनी है, उस बैच की फ़ीस कितनी है। भाई मैंने आपको ऑलरेडी एक नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे चलते रहता है, आप उस नंबर पे जाकर के कांटेक्ट करो, हम आपको वो सारी चीज़ें भी बता देंगे। कुछ बच्चे जो घर से प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए ऑलरेडी एस बैच लॉन्च कर दिया मैंने। 5,000 रुपये फीस है उसकी प्लस GST, ठीक है। इससे कम नहीं किया जा सकता, जिसमें सारे 11th और 12th क्लास के सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे। और जो रीसेंट वीडियो है हम वो भी अपलोड कर देंगे, जो एक्स्ट्रा वीडियोस होंगे, एक्स्ट्रा नोट्स होंगे, जो भी चीज़ें हो सकती हैं हम सब अपलोड कर देंगे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर इसमें इस चीज़ की कमी है तो आप हमें बता सकते हो, सेम नंबर में बात करके आप हमें बता सकते हो, हम उसको भी ठीक कर देंगे, ठीक है। सो विद दिस इंफॉर्मेशन, शोभित साइनिंग ऑफ। ऑल द बेस्ट गाइस। घर पे रहो, ढंग से जान लगा करके पढ़ाई करो।